तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th इन वन शॉर्ट सीरीज़। जो हमारा पहला अध्याय होगा, पहला पाठ होगा जयशंकर प्रसाद जी का, वो है कार्लिनिया का गीत से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है 100 प्रसंग व्याख्या, तो हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। तो 100 प्रसंग व्याख्या कार्लिनिया का गीत। तो हम सीधे ये इसका जो सीधे भावार्थ है, उसका संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है और जो कुछ विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। पूरे प्रसंग को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अरुण यह मधुमेह से लेकर मंगल कुमकुम सारा, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा बुक से, और उसका हिंदी में जो भावार्थ है, जो उसका अर्थ है, वो हम देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रसंग। तो प्रसंग तो लिखा है कवि जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, ठीक है। और कविता है वो है कार्लिनिया का गीत, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं प्रसंग में। यह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्लिनिया सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी भारत की गौरव गाथा का क्या कर रही थी? प्राकृतिक सौंदर्य का बखान कर रही है, ठीक है। अब व्याख्या देखते हैं। प्रसंग ये हो गया, व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या में लिखा है कार्लिनिया भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए इसे अपना देश मानती है, ठीक है। वो मतलब इस जो ये मुग्ध होने का मतलब ये है कि ये इस पे फिदा हो गई है, मतलब बहुत प्रेम करती है, इसका मतलब ये है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इसी प्रकार यह भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहती है कि भारत भूमि ही वह भूमि है जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्य उदित हुआ। मतलब यहाँ पे भारत भूमि ही एक ऐसा भूमि है जो सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले सभ्यता, यानी कि जो हम बोलते हैं ना हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो मानव आए उसको बोल रहा है सभ्यता। सूर्य उदित हुआ, ठीक है। मतलब सूर्य मतलब प्रकाश यहाँ पे वो आया। यहाँ के निवासियों के हृदय में प्रेम और अपनेपन, देखिए यहाँ पे लिखा है ना प्रेम और अपनत्व। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय लोगों में होता है, इसलिए वो कार्लिनिया ने लिखा है। और मिठास भरी हुई है। इस भारत भूमि पर सुदूर क्षेत्रों से आने वाले अनजान लोगों अथवा शरणार्थियों को भी आश्रय मिल जाता है। यहाँ के लोग में इस प्रकार का अपना लेने के लिए उन्हें अपने देश लगने लगता है। यानी कि जो भी बाहर से देश के लोग आते हैं यहाँ पे आश्रय लेने के लिए, वह यह देश अपना देश लगाने के लिए मतलब पूरी तरह कोशिश करता है। आगे ये लिखा है कार्लिनिया को भारत में प्रातःकालीन दृश्य अत्यंत मनोहर लगता है और इस दृश्य और का वर्णन करते हुए कहती है कि सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं से छनकर चारों ओर फैलता है और इस प्रकार तालाब में खिलने वाले कमल के पुष्पों को, यानी पुष्प यानी कि फल, पुष्प यानी कि फूल, ठीक है जी। तो फूल, ठीक है। उसके आगे लिखा है कि को भी अभावयुक्त यानी कि थोड़ा सा मतलब किसी चीज़ का कमी हो जाना बना देता है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो पेड़ों की शाखाएं प्रसन्न होकर नाच रही हैं और प्रातःकालीन में हरी भरी धरती जब सूर्य की लाल किरणों की बिखरती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने सजीव जगत के ऊपर मंगलकारी सुदूर बिखरे दिया है। अर्थात सबके मन में एक कल्पनाकारी भावना का उदय कर दिया है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो विशेषताएं हैं, जो काव्यांश की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे लिखा है। तो पहला ये है कि भारत भूमि की संस्कृति व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये चित्रण ही तो किया है। दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि विषयानुकूल शरण और तत्व प्रधान खड़ी बोली है और इनका लाक्षणिक शैली है और यहाँ पे मानवीकरण और रूपक और
उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे दृश्य बिंब है और यहाँ पे अद्भुत एवं शांत रस है और यहाँ पे मधुमेह गुण है माधुर्य गुण है और यहाँ पे आठवां जो हमारा है वो है गेयता का गुण है। अब आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य में और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में हेमकुंभ से रचना से तर, यानी कि यहाँ तक जो है ना वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो है हमारा वो पढ़ने वाला है तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। हम उसका सीधे भावार्थ देखते हैं, हिंदी मतलब उसका अर्थ समझते हैं। तो उषा उसी रूप में क्या लिखा है, उषा लिखा है कि उषा उसी रूप में पनिहारी सूर्य की किरणों की रूपी सोने के घड़े से जो होता है, सोने की घड़े से सुख समृद्धि और वैभव लाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उमेड़ देती है अर्थात बिखेर देती है। जबकि सारी रात जागते हुए तारे नींद में मस्त होकर उगने लगते हैं। और यहाँ पे क्या है आगे लिखा है कि रस शांत है और अद्भुत और गुण माधुर्य का उपयोग किया गया। अब देखते हैं शिल्प सौंदर्य। तो पहला भाषा जो कि भावनानुकूल है, दूसरा शैली लाक्षणिक है, तीसरा छंद मुक्त छंद है, चौथा अलंकार उष्मा और तारो। देखिए उषा तारो ये हमारा अलंकार है मानवीकरण, क्योंकि ये मानवीकरण में क्या होता है जब किसी चीज़ का तुलना प्राकृतिक जैसे बादल की तुलना वो मानव से कर दी जाए, वैसे यहाँ पे उषा तारों की तुलना मानव से की गई है कि जब वो सोने की घड़ा बिखेर देती है तो ये मानव से किया गया तो मानवीकरण हो गया। रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है विधा, वह है गीत, ये गीत है जो है ये गीत है कार्लिनीय का गीत, तो गीत है ये विधा। और छठा जो हमारा शब्द शक्ति है लक्षणा और व्यंजना। और जो सातवां है प्रतीक वह है उषा तारे घड़ा, उषा तारे घड़ा, उषा तारे घड़ा। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं तो आपको इसी लगे हाँ तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देवसेना की हार व निराशा का क्या कारण है? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और हुड़ों के आक्रमण उनका सारा परिवार नष्ट हो, उनका भाई मर गया, उनके पिताजी मर गए, उनके सभी खानदान में मर गए। तो वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और परंतु स्कंदगुप्त मालवा का जो धन कुबेर की कन्या है विजया उसको चाहता था स्कंदगुप्त, तो इसलिए उसे प्रेम नहीं मिला। किसको नहीं मिला प्रेम? देवसेना को प्रेम नहीं मिला, उसे निराशा मिली। तो जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन किया तो वह स्वीकार नहीं करती और अपने आप को कमज़ोर जानते हुए उसने मुसीबतों और कठिनाइयों का डर कर सामना किया, परंतु वह हार गई। क्योंकि इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है। यही उसकी निराशा का कारण है। ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं। आप यही पढ़ लीजिएगा आशा और बावाली का क्या मतलब है। तो आशा यानी कि बावाली इसलिए कहा गया क्योंकि मानव का यथार्थ इसको अच्छे से कर देते हैं। मनुष्य का कोई यथार्थ से दूर स्वार्थ के संसार में ले जाती है और यह उसके मन में असंख्य आवश्यकताएं जगाती है। आशा की डोर को पकड़कर वह असंख्य सपने सजाता है, भले ही वे सपने पूरे ना हो पाएं, और सपनों में आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उन्माद यानी कि वो ऐसी स्थिति होती है जो आप मतलब ना उसको पीछे ले सकते हैं ना उसके आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्माद उसको बोलते हैं कि वैसी स्थिति में पहुंच जाता है। देवसेना के मन में भी जीवन भर यही आशा जागृत रही कि वे एक न एक दिन उसे स्कंदगुप्त से प्रेम का प्रतिदान मिलेगा, लेकिन वो उसका
क्या है कि उसका समय चला गया और जब स्कंदगुप्त आया तब देवसेना ने उसको मना कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त देवसेना का गीत पे कुछ MCQ है, तो इसको आप बहुविकल्पीय प्रश्न समझ लीजिए, तो इसको आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।